साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, निशा अपना काम निपटाकर बैठी ही थी कि उसकी फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से उसकी विमला चाची का फ़ोन था और उन्होंने निशा से कहा कि बेटा, अपने बाबूजी को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे बाबूजी बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं और हम भी कोई जवान तो नहीं जो उनका काम कर सकें। तुम्हारे बाबूजी का काम बढ़ता ही जा रहा है और वैसे भी तुम्हारे पिता को अपना आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। साध संगत जी, अपने पिता की ऐसी हालत अपनी चाची के मुंह से सुनकर निशा ने कहा, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं और बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। साध संगत जी, निशा के पिताजी, निशा के बाबूजी 3 भाई थे। पुश्तैनी मकान था उनका और तीनों वहीं रहते थे। और बाबूजी के 2 बच्चे थे, निशा और उसका छोटा भाई विवेक। वो दोनों अपने अपने घरों में दिल्ली रहते थे, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बाबूजी ने अपने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर अपने बेटे विवेक को दे दिया था। बस थोड़ा सा धन कुछ खाने और पहनने के लिए अपने पास उन्होंने रख लिया था। निशा और विवेक के बाबूजी दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान में एक छोटा सा कमरा रख लिया था। जब तक वो जीवित थे उन्होंने सोचा वो उसी कमरे में रह लेंगे। अब निशा को लगता था कि उसकी माँ के जाने के बाद उसके बाबूजी अकेले पड़ गए होंगे, लेकिन उसके बाबूजी उन बच्चों के साथ अपने दिल्ली आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपने घर में ही मन लगता था। और निशा और विवेक की चाचियाँ वो भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। दिल्ली में निशा और विवेक दोनों की अलग अलग गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। रविवार को निशा ने अपने भाई विवेक के साथ कार्यक्रम बनाया और वो मेरठ जाकर पहुँचे। निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं। उनकी महीने की कमाई लाखों में है और उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना मुश्किल था क्योंकि मरीजों की बीमारी ना तो रविवार देखती है और ना ही सोमवार। निशा के भाई विवेक की पत्नी रेनू की अपनी अलग जिंदगी है। उसका उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है और उसको इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक कामों में पड़ना पसंद नहीं। रास्ते भर में निशा को लगा कि उसका भाई विवेक कुछ गुमसुम सा बैठा है। निशा ने अपने भाई विवेक को कहा कि परेशान मत हो, कोई चिंता की बात नहीं है। बाबूजी की उम्र हो रही है, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। विवेक ने अपनी बहन निशा की बात पर बड़े ही चिढ़ते हुए कहा कि अच्छा खासा तो चल रहा था, पता नहीं चाची जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई। बाबूजी को 2-4 साल और रख लेते तो। अब तो मकानों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में पिताजी ने अपना हिस्सा अलग कर लिया था। अब निशा शांत करने की भावना से अपने भाई से कहने लगी कि ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में पिताजी ने उतने हिसाब से अपना हिस्सा बेच दिया। अब बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अपनी बहन निशा की बात पर विवेक उत्तेजित हो गया। बोला, दीदी तेरे लिए ये कहना आसान है, 3 कमरों के फ्लैट में मैं बाबूजी को कहाँ रखूँगा और उसके ऊपर मेरी पत्नी रेनू से मेरी लड़ाई रहेगी वो अलग। मेरी पत्नी रेनू ने साफ मना किया है कि वो बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। विवेक ने अपनी बहन निशा से कहा कि दीदी वैसे तो लड़कियां हक मांगने बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं और सेवा करने के नाम पर पीछे क्यों हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? तेरे पास तो इतनी बड़ी कोठी है और जीजा जी की लाखों की कमाई है। साध संगत जी, निशा को अपने भाई विवेक का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा किया था विवेक ने बाबूजी से
कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप निसंकोच फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नामात्र पैसे छोड़े थे विवेक ने बाबूजी के पास, और फिर कभी भी बाबूजी की सुध लेने वो नहीं पहुंचा। निशा ने अपने भाई से कहा, तू चिंता मत कर, बाबूजी को मैं अपने घर ले जाऊंगी। इसमें उसे परेशानी ही क्या थी, क्योंकि निशा का पति बहुत बड़ा डॉक्टर था और उसका पति दिन रात मरीजों की सेवा करता था। तो निशा ने सोचा कि एक पिता तुल्य ससुर को तो उसका पति आश्रय दे ही सकता है। बाबूजी को देखकर निशा की आंखें भर आई, क्योंकि उसको बाबूजी बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर लग रहे थे। निशा ने अपने पिताजी के गले लगते हुए कहा कि बाबूजी पहले फ़ोन करवा देते, मैं आपको पहले लेने आ जाती। बाबूजी ने कहा, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है बेटा, मैं क्या परेशान करता। वैसे भी दिल्ली में मैं बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। अब निशा अपने बाबूजी को लेकर अपने घर चली गई। रात को निशा के पति बहुत देर से आए। तब तक निशा के पिता और उसका बच्चा सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से जब बैठे तो निशा ने अपने पति से कहा कि बाबूजी को मैं यहाँ पर ले आई हूँ। विवेक का घर बहुत छोटा है और बाबूजी को रखने में उसे थोड़ी परेशानी थी। ये बातें सुनकर निशा के पति अमित के तेवर एकदम बदल गए। वो सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी भाई की जिम्मेदारी है। मैंने इतना बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया था, अपने रहने के लिए लिया है। जब तुम्हारे भाई विवेक ने जायदाद के पैसे हड़पे तब तो उसने नहीं सोचा कि उसको पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। साथ संगत जी, निशा अपने पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी, क्योंकि उसे लगता था कि दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले उसके पति के लिए क्या उसके पिता का एक छोटा सा स्थान भी घर में नहीं मिलेगा। निशा के पति अमित की चेहरे की नसें तनी हुई थी। वो लगभग चीखते हुए बोलने लगा कि मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए, मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। ये व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को अपने भाई विवेक के घर छोड़ आओ। साथ संगत जी, निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वो इतनी इज्जत करती है वो ऐसा बोल सकते हैं। क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? निशा पहले अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले बेटे के जन्म पर निशा के पति अमित ने ये कहकर उसकी नौकरी छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम आराम से घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करना। आज निशा ने सोचा कि अगर वो नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे उसके पास होते। उसके पास या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बदले में अगर उसने पैसे की मांग की होती तो उसके पास इतने पैसे तो हो ही जाते कि वो अपने पिता की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन पैसों को खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाज़त नहीं थी। भाई विवेक ने भी मना कर दिया था और कहा कि शादी में जो खर्च हुआ वो निकाल कर जो बचता था उसका आधा आधा कर दे, कम से कम पिताजी इज्जत से तो जी पाएंगे। साथ संगत जी, पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन निशा का कर रहा था। वो जानती थी जवाब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो बातें सामने आएंगी उसके बाद रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाएंगे। अगले दिन अपने पति अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर निशा अपने बाबूजी के पास पहुंची तो बाबूजी सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले कि बेटा, मेरे कारण अपनी गृहस्थी खराब मत कर। पता नहीं कितने दिन हैं मेरे पास, कितने नहीं। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है, जितने पैसे मेरे पास हैं उतने में वो लोग मुझे रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहाँ छोड़कर आ जा और निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी संभाल। साथ संगत जी, निशा समझ गई थी कि उसके बाबूजी के शरीर कमज़ोर हो गया है पर दिमाग नहीं।
दामाद काम पर जाने से पहले अपने ससुर से मिलने भी नहीं आया। साफ बात है कि ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती निशा। चुपचाप टैक्सी बुलाकर उसने अपने पिता के दिए हुए पते पर अपने बाबूजी को छोड़ दिया। वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और कुछ उसके मुंह से निकल भी नहीं रहा था। बाबूजी ने ही उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं अपने हम उम्र के लोगों के साथ खुश रहूँगा। बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए 3 दिन हो गए थे। निशा का किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, ना ही कुछ खाने का। फ़ोन करके पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसके पिताजी कैसे हैं। उसे शर्म आ रही थी कि वो किस मुंह से पूछे। 3 दिन के बाद वृद्धाश्रम से ही फ़ोन आ गया कि उनके बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे। बच्चे उसके पिकनिक पर गए हुए थे और वो बच्चों ने 8-9 बजे तक आना था और उसके पति अमित तो 10 बजे तक ही वापस आते थे। उसने सोचा कि किसी की दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना क्या देना। निशा ने सोचा कि उसका भाई विवेक ऑफिस चला गया होगा, बेकार में उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अश्रुधारा बहती रही जब वो अपने पिताजी को लेने गई। कहना मुश्किल था कि उसे गम पिता के जाने का था या अपनी बेबसी पर, क्योंकि वो अपने पिता के आखिरी समय में भी कुछ कर नहीं पाई। 3 दिन तो केवल 3 दिन ही निशा के पति अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय देना था, लेकिन वो भी उसे नहीं बन पड़ा। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर निशा ने सारी औपचारिकताएं पूरी की और अपने पिता का दाह संस्कार किया। अब वृद्धाश्रम के संचालक ने कहा कि इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से आप उन्हें भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। निशा तब तक कुछ संभल चुकी थी। बोली, इनका कोई नहीं है, ना ही इनकी बहू है, ना बेटा और ना ही दामाद है। बस एक इनकी बेटी है, वो भी नाम के लिए। साथ संगत जी, संचालक महोदय अपनी ही धुन में बोल रहे थे कि परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले उनका मोह सबसे भंग हो गया था। समझ गए होंगे बाबूजी कि कोई किसी का नहीं होता, फिर उनकी आत्मा अशांत क्यों होती। हाँ, परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वो बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। साथ संगत जी, ये साखी पढ़ने के बाद दासी भी निःशब्द है, क्योंकि आजकल समाज में हर किसी की यही हालत हो गई है। कोई भी अपने माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहता। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।